नाज़रीन, पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक क़यादत में एक अहम तब्दीली सामने आई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़ौज के एक आला तरीन मनसब पर तकर्री का ऐलान करते हुए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है और उन्हें मुल्क के नए बनाए गए और स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई हसास मनसब कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड पर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और इस अहम मनसब की अंजामदही के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। ये तकर्री इस तनाज़ुर में मजीद अहमियत इख्तियार कर जाती है कि गुज़िश्ता बरस 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आर्मी एक्ट में तब्दीली करते हुए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था और इसकी जगह कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया। आर्मी एक्ट की इसी तरमीम के तहत यह इख्तियार दिया गया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर आज़म बरी फौज के किसी एक जनरल को 3 साल के लिए इस मनसब पर तैनात कर सकते हैं। कानून साजी के मुताबिक कौमी मफाद में वज़ीर आज़म के पास यह इख्तियार भी मौजूद है कि वो आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसी कर सकें और इस फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह इस ओहदे पर तैनात जनरल पर आर्मी एक्ट के तहत रिटायरमेंट की उम्र और दीगर अमूमी जवाबित का इतलाक भी नहीं होगा। वाज़ेह है कि जनरल आमिर रज़ा इस नए ओहदे पर तैनात होने वाले पहले कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड हैं और यह मनसब दरअसल मुल्क के न्यूक्लियर कमांड ढांचे में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साबका किरदार का मुतबादिल है जो नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत काम करता है। अब जरा इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए कि ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है ये कैसे काम करेगी और किन किन पहलुओं को देखेगी, हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। मोहम्मद सईद साहब, अब ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसकी पहली तैनाती हुई है, ये बुनियादी तौर पर मुल्क के कौन से अहम मामलात को देखेगी और हेड करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ साहब ने 98 से जब पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाका किया तो उसके बाद से जो है ना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पैदा हुई कि अब हमने जो एटमी कैपेबिलिटी थी उसको वेपनाइज करना। इसलिए कोई 2000 में जो डिफरेंट फोर्सेस थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक कमांड्स बनाई और उन्होंने अपने जो उनको वॉर डायरेक्टिव्स दिए गए थे उस हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बिल्डअप करना शुरू किया। ये सारी जिम्मेदारी 1998 के बाद से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास थी और उनके नीचे जो क्या कहते हैं DGSPD स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो है वो इस जिम्मेदारी को उनके लिए निभाते थे। पहले जो 1998 में जो इतना बड़ा ये कमांड डिवीजन था कि इसको एक मेजर जनरल हेड करते थे और फिर जैसे जैसे सब सर्विसेज की कैपेबिलिटी बढ़ती चली गई तो इसको एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कमांड करना शुरू कर दिया। लेकिन अब 27th अमेंडमेंट के बाद अब जबकि CDF का रोल भी क्रिएट किया गया है, अब CDF में और चेयरमैन में बेसिकली फर्क ये है कि जो चेयरमैन है वो जो है क्या कहते हैं एडवाइजरी रोल में होते थे और जो सर्विस ट्रेनर और सर्विस प्रोवाइडर थे वो सर्विस चीफ्स होते थे। लेकिन अब CDF के रोल के अंदर जो ऑपरेशनल हेड है ऑफ ऑल सर्विसेज वो जो है क्या कहते हैं CDF है। सो इसलिए बहुत जरूरी था कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन था SPD उसको डिवीजन से बड़ा करके एक कमांड की शक्ल दी जाए और उस कमांड को जिस तरह सर्विस चीफ्स जो हैं वो 4 स्टार हैं, इसी तरह इस कमांड को भी क्या कहते हैं एक 4 स्टार हेड करे। इसीलिए मोहम्मद सईद साहब, ये मौजूदा वक्त के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली है आप देखते हैं और कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा कि एक डिवीज़न अलहदा भी बनाया गया था जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल के हवाले से भी देखा जा रहा है। तो ये जो तैनाती है ये आप देखते हैं कि किस हद तक जो है मज़ीद तब्दीलियाँ लाएगी हमारे स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर? आप बेसिकली ज़ौक़ साहब बात करें रॉकेट कमांड। जी बिल्कुल, रॉकेट कमांड की। अभी जो रॉकेट कमांड है ना वो डायरेक्टली जहां तक मेरी नॉलेज है वो आर्मी चीफ के नीचे है। एज ए जो भी चीफ ऑफ द आर्मी होगा वो रॉकेट कमांड को भी ओवरलुक कर रहा होगा या जो रॉकेट कमांड के जो कमांडर होंगे वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट कर रहे होंगे। जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है ना ये प्राइमरीली हमारी अपनी कैपेबिलिटी को बिल्डअप कर रहा है
फ्रॉम स्ट्रेटेजिक वेपन की डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सबमरीन के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन रखना है तो उसकी एक हैयत कंप्लीटली मुख्तलिफ होगी, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली मुख्तलिफ होंगी। इसी तरह अगर आपने एयर से किसी न्यूक्लियर वेपन को कैरी करना है तो उसकी भी इसे एयरफोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और डेवलपमेंट होगी। सो इन सारी चीजों को जो है क्या कहते हैं DGSPD देखते थे। दूसरा यह है कि उनके नीचे एक और भी था डिपार्टमेंट जो कि क्योंकि अब हम एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं, तो जो हमारे जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज हैं उनके ऊपर निगाह रखने के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट था, और वो डिपार्टमेंट उनको गाइड करता था कि जी के हम कौन सी कैपेबिलिटीज बना सकते हैं, कौन सी कैपेबिलिटीज नहीं बना सकते, और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉयमेंट वो क्या होगा। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री की तरफ देखें तो आप ये देखेंगे कि 1998 के बाद इंडिया 4 मरतबा हमारे साथ एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में जा चुका है, और इन 4 कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हम सब ये इस चीज के ऊपर पहुंचे हैं कि एक कन्वेंशनल जंग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों के बॉर्डर्स एक दूसरे से मिलते हैं। देयर बाय जो न्यूक्लियर वेपन गॉड फॉरबिड अगर लॉन्च होता है तो फ्रॉम लॉन्च टू इम्पैक्ट टाइम इतना कम है कि कोई भी कंट्री जो है उसके ऊपर एक फूल प्रूफ रिएक्शन नहीं बना सकती। सो इसलिए जो है दोनों कंट्रीज के बीच में अब जब भी जंग होती है वो सब कन्वेंशनल डोमेन में होती है, यानी कि जो कन्वेंशनल वॉर है उससे नीचे, और फिर दोनों कंट्रीज ये देख रही हैं, और खासतौर पे इंडिया हमें टेस्ट कर रहा था मार्का हक तक कि जो है कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का वो क्या थ्रेशोल्ड है कि जहां हम पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर ना पहुंचे। मार्के हक में हमने इंडिया को बहुत क्लियरली बता दिया कि हमारा थ्रेशोल्ड इतना हाई नहीं है,